हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 के अंदर है। बाकी तुम कोई भी और यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ सब्जेक्ट होगा, तो तुम यहाँ से आराम से उसको पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देख चुके थे कंपनी क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे और देखेंगे व्हाट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर थर्ड स्टेज है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सबसे पहला था प्रमोशन स्टेज, जो हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे। सेकेंड था इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये हमारा तीसरा स्टेज है कंपनी के फॉर्मेशन में, और ये तीसरा स्टेज का जो नाम है उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, या आल्सो कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में बता दूं कि हम बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर करो अपने आप को। तुमको बहुत सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, अगर उसमें तुम अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे तुम्हारे कॉलेज का, जिससे तुमको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। नाम है इसका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कौन सा स्टेज है फॉर्मेशन का? थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनी का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ मतलब कंपनी बनाने का आइडिया आया। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, कंपनी बना। राइट, अब कंपनी बन के तैयार हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स इशू करता है और पब्लिक से पैसा मांगता है। तो क्योंकि ये वाला स्टेज पब्लिक से पैसा मांगने का स्टेज है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास शेयर कैपिटल होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, या इफ देयर इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, तब उनको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है, हम शेयर्स इशू करते हैं और पब्लिक से पैसा लेते हैं। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेता, वो तो अपने प्राइवेट शेयर होल्डर से पैसा लेता है। और जो पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, वो भी पब्लिक से पैसा नहीं लेता। तो जो लोग पब्लिक से पैसा नहीं लेते, उन लोगों को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? देखना, अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी having no share capital can commence its business immediately on its incorporation। तो पहला और दूसरा स्टेज होने के बाद वो लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन? प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज किसको जरूरत पड़ता है? अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, देखना, as such capital subscription stage and commencement of business stage are relevant only for a public company with a share capital। तो ये तीसरा स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और ये चौथा स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये जो तीसरा और चौथा स्टेज है, सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये दोनों ही किसके लिए होता है? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, इन केस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन अ कंपनी हैज टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल। तो कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करने का जरूरत है। देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है उसमें। सबसे पहला, द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? अभी आज के क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका इंटेंशन होता है कि अपना इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पब्लिक को, सो दैट पब्लिक वो इंफॉर्मेशन को पढ़े
कंपनी के बारे में जाने और इंटरेस्टेड हो पैसा लगाने में कंपनी में। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस है कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, जिसको पढ़कर पब्लिक को पता चलता है कंपनी के बारे में और पब्लिक डिसाइड करता है कि कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं। ठीक है, देखना, द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट in its shares and sends the copy of prospectus to the registrar। तो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस किसको सबमिट करना जरूरी है? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। प्रोस्पेक्टस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं, क्योंकि बनाना जरूरी भी है, क्योंकि कंपनी अगर कुछ मिसस्टेटमेंट करेगा, कुछ गलत लिखेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को छुपाएगा, तब उससे क्या होगा? पब्लिक जो है उसके साथ धोखा हो रहा है, पब्लिक को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा और कंपनी धोखा कर रहा है पब्लिक के साथ। इसीलिए प्रोस्पेक्टस में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, देखना नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स आर रिसीव बाय द कंपनीज बैंकर। तो फिर पब्लिक उसको पढ़ता है प्रोस्पेक्टस को और अप्लाई करता है शेयर्स के लिए, किसके थ्रू? बैंकर्स के थ्रू। नेक्स्ट, इफ द कंपनी हैज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि मिनिमम कितना % शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, जो कि मिनिमम अभी 90% है। इसका मतलब अगर हम 100 शेयर का एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं, अगर हम 100 शेयर्स बेचना चाहते हैं पब्लिक को, तो मिनिमम 90 शेयर पब्लिक खरीदने के लिए हमारे पास इंटरेस्टेड होना चाहिए। मतलब कंपनी हमारे पास 90% शेयर्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है। समझ में आ गया? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम 100% शेयर्स इशू किए तो 90% शेयर उसमें से सब्सक्राइब होना जरूरी होता है। ठीक है, देखना, इफ अ कंपनी हैज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पासेस अ फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो कंपनी रूल्स बनाता है किसके रिलेटेड? मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड एंड इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, द बोर्ड आल्सो सेंड्स द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार। एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनता है जिसमें कंपनी डिटेल प्रोवाइड करता है, कंपनी डिटेल प्रोवाइड करता है किसको? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। क्या चीज का डिटेल प्रोवाइड करता है? डिटेल रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। किसको किसको कंपनी शेयर्स अलॉट किया है उसका डिटेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर हम 100 शेयर्स का एप्लीकेशन निकाले, मतलब हम 100 शेयर इश्यू किए, तो मिनिमम कितना शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए? मिनिमम 90 शेयर्स सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%। सपोज अगर 90% हो जाता है तो कंपनी क्या करेगा? पब्लिक को शेयर्स अलॉट करेगा। ठीक है, जो 90% लोग इंटरेस्टेड है कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, पब्लिक को कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा। लेकिन अगर इशू जो है 100 है और एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब जो है वो 90% से कम है, मतलब 100 शेयर हम इशू किए थे, पब्लिक से हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए हैं सिर्फ लेट्स से 80 एप्लीकेशंस आया है, तो मतलब सिर्फ 80% शेयर सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक कितना खरीदा है। ठीक है, तो पब्लिक कितना खरीदा? सिर्फ 80% शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में क्या कंपनी 80% शेयर्स दे सकता है? नो, कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा और शेयर्स जो है वो अलॉट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि कंपनी जितना पैसा मार्केट से लेना चाहता है उसको उतना पैसा मिले। ठीक है, तो अगर हम 100 शेयर इशू करते हैं तो हम 100 शेयर्स का पैसा पब्लिक से लेना चाहते हैं। अब अगर 90% या उससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर्स खरीदने के लिए,
तो हम पैसा ले चुके, हम शेयर्स अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर 90% से कम एप्लीकेशन आया है तो हम लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, हमको जो पैसा मिला था 120 डेज के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? देखना लास्ट पॉइंट, इफ द सब्सक्राइब कैपिटल is less than the minimum subscription of the company, does not obtain the minimum subscription with 120 days from the date of closure of the issue, all monies are refunded and no allotment is done। ठीक है, तो 120 दिन के अंदर सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा और हम शेयर्स अलॉटमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है जानना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही वो डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिक पढ़ के कंपनी के बारे में जानता है और कंपनी से इंटरेस्टेड होता है कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए जो गलत है, जो झूठ है, ऐसा कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, सेक्शन याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है एग्जाम में गलत लिख के नहीं आना। ठीक है, भले सेक्शन मत लिखना ना, लिख देना अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, स्किप कर देना सेक्शन को। ठीक है, अगर लर्न नहीं रहेगा तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट described or issued as a prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities। तो बोले कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस है या फिर कोई भी नोटिस, कोई भी कंपनी सर्कुलर्स इशू किया है, कोई भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसका इंटेंशन पब्लिक से पैसा लेना है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू हुआ है वही प्रोस्पेक्टस है। कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर्स, कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स या कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसका इंटेंशन पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और पब्लिक से पैसा लेना है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा उसके ऊपर रूल्स रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, एसेंशियल फीचर्स। The essential features of a prospectus are, देख रहा, there must be an invitation, हम इनवाइट कर रहे हैं किसको? पब्लिक को, कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। The invitation must be made by or behalf of the company, क्या तो कंपनी खुद किया या कंपनी के बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति इनवाइट किया है, और इन रिलेशन टू अ इंटेंडेड पार्टी। The invitation must be, किस चीज का इन्विटेशन है? खाने में थोड़ी बुला रहे हैं, किस चीज का इनविटेशन है? आओ और कंपनी का शेयर्स खरीदो, शेयर सब्सक्राइब करो। द इनविटेशन में रिलेट टू, दोनों के बारे में हो सकता है, या तो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी हो सकता है या डिवेंचर सब्सक्राइब करने के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रोस्पेक्टस सिर्फ शेयर्स के लिए ही होता है, प्रोस्पेक्टस दोनों के लिए हो सकता है, शेयर्स एज वेल एज डिवेंचर्स। क्लियर है? तो ये है व्हाट इज प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब जो भी चीज प्रोस्पेक्टस है उस पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या बात लिखा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, देखना, द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस द पब्लिक to the planning of the company's venture
and its potential to make profit and induce the public to invest in its shares and debentures. ठीक है, तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस का काम क्या है? कंपनी के बारे में बताना, कंपनी का कितना आगे प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में बताना, और पब्लिक को इंड्यूस करना, पब्लिक को मोटिवेट करना, पब्लिक को प्रेरित करना कि पब्लिक आए और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे. ठीक है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी gives a complete picture of the company structure and its potential. तो ये बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के बारे में कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करे. ठीक है, कंप्लीट है ये, CO है ये, कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करे. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 26. अगेन सेक्शन लर्न रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं लर्न रहेगा तो एग्जाम में गलत नहीं लिखना. ठीक है, Section 26 of the Act also required that if the prospectus includes a statement purporting to be made by an expert, expert का मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैल्यूअर, इंजीनियर, अगर कोई भी एक एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है तो वो एक्सपर्ट का पहले परमिशन लेना जरूरी है कि हम तुम्हारा जो ओपिनियन है उसको अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहते हैं. अगर वो एक्सपर्ट हाँ बोलेगा तभी हम उसके स्टेटमेंट्स को प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हैं. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला कि ये कंपनी का बहुत पोटेंशियल है, ये कंपनी बहुत आगे जा सकता है. ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या एक्सपर्ट है इस फील्ड में. तो अब अगर कंपनी इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो स्टेटमेंट है अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहता है कि ये सीए हमारे बारे में ये बोला था, क्योंकि उसको पढ़ के पब्लिक पैसा लगा देगा कंपनी में. ठीक है, तो अगर ये एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है अगर हम अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहते हैं तो इस एक्सपर्ट का पहले परमिशन लेना पड़ेगा इन राइटिंग. उसके बाद जाके हम वो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है अपने प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हैं. ठीक है, वही बोल रहा है, to be made by an expert, his consent in writing should be obtained and this fact be stated in the prospectus. The term expert has been defined in the section 2 subsection 38 of the Companies Act and includes कोई इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट या कोई भी और पर्सन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो सब कोई क्या है? एक्सपर्ट है. क्लियर है? तो ये पॉइंट बोलता है कि अगर हम कोई भी एक्सपर्ट का ओपिनियन अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट का ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में डालेंगे तो पब्लिक पढ़ के ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कंपनी में पैसा लगाने के लिए. तो अगर उस एक्सपर्ट का ओपिनियन डालना है तो उस एक्सपर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा इन राइटिंग. ठीक है, द एक्सपर्ट शुड नॉट, क्या एक्सपर्ट कंपनी के अंडर का आदमी हो सकता है? नहीं, कंपनी का मालिक एक्सपर्ट नहीं हो सकता. सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा ही कंपनी है, तो क्या मैं एक्सपर्ट कहलाऊंगा मेरे कंपनी के लिए? नहीं, क्योंकि मैं तो कंपनी का ओनर हूं. तो मेरा स्टेटमेंट को एक्सपर्ट का स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा, भले ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हूं. समझ में आ रहा है? देखना, द एक्सपर्ट शुड नॉट बी द वन हु इज हिमसेल्फ एंगेज्ड, जिसकी खुद की कंपनी है और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो कंपनी के इंटरनल लोग नहीं बन सकते एक्सपर्ट. एक्सपर्ट मस्ट बी अ आउटसाइडर, बाहर का व्यक्ति होगा. इन अदर वर्ड्स, ही शुड नॉट बी कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो एक्सपर्ट ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका कंपनी से ना कोई फॉर्मेशन में रिलेशन है और ना ही मैनेजमेंट में रिलेशन है. फॉर्मेशन मतलब ना ही वो शेयर होल्डर्स का कैटेगरी का है, और मैनेजमेंट मतलब ना ही वो डायरेक्टर्स के कैटेगरी का होगा. क्लियर है ये? तो ये हो गया व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर और कौन कौन से मैटर्स हैं
जिनके बारे में लिखना जरूरी होगा। तो यहाँ बहुत सारे मैटर्स हैं ऐसे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स यहाँ पे तुमके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तुम कोई भी 6-7 पॉइंट अगर लर्न कर ले तो एग्जाम के लिए तो वो सफिशिएंट होगा। मैटर्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देखना, सबसे पहला मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगा, बाकी स्टेटमेंट्स तो है, कीवर्ड्स हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी क्या काम करने के लिए बना है, कंपनी क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, तो पब्लिक को ये बात जानना जरूरी होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या काम करते हैं और हम क्या क्या काम करने वाले हैं आगे चल के, ये सब इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। The main object of the company includes a detail about the signatories to the memorandum of association. तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और सिग्नेटरीज मतलब कौन कौन एग्री किया है मेंबर या शेयर होल्डर बनने के लिए, उनका नाम देना जरूरी है। नेक्स्ट, द नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स, कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं और कौन सा टाइप का शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये डिटेल देना जरूरी है। तो हम प्रोस्पेक्टस में जरूर से मेंशन करेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी आर इशूइंग, व्हाई वी आर इशूइंग दैट शेयर्स, पैसा का क्या करेंगे हम, क्या काम है हमको पैसा का, व्हाट इज द क्लास ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस में कौन सा टाइप का प्रेफरेंस है, ये सब कुछ डिटेल बताना जरूरी है, ठीक है। द नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो कब रिडीम होगा बताना जरूरी है। द डेट ऑफ रिडेम्पशन और द नोटिस पीरियड फॉर रिडेम्पशन एंड द प्रपोज्ड मेथड ऑफ रिडेम्पशन। तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो कब और कैसे रिडीम होगा ये बताना जरूरी है। तो सेकेंड पॉइंट में है कौन सा शेयर, कितना शेयर इशू कर रहे हो उसका डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल बताना जरूरी होगा। कौन है डायरेक्टर, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या ऑक्यूपेशन है, कितना शेयर्स वो रखा है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसका रेम्युनरेशन कितना होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, उसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये सारा डिटेल उसको देना बताना जरूरी है इन द प्रोस्पेक्टस। तो थर्ड पॉइंट में आ गया, डायरेक्टर्स के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। हम एग्जाम में ध्यान कैसे रखें, अगर ये पूरा स्टेटमेंट में लर्न करूंगा पॉइंट नंबर 3 तो ये नहीं होगा एग्जाम में। हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हमको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 3 डायरेक्टर्स के बारे में है, हम अपने मन से थोड़ा बना सकते हैं कि डायरेक्टर्स के बारे में क्या क्या डिटेल देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा ये बात बताना जरूरी है। अभी कितना है ये 90%, which in the option of the directors or signatories to the memorandum must be raised by the issue of shares offered to the public for subscription। तो मिनिमम कितना पैसा आना चाहिए शेयर इशू करके, कितना शेयर मिनिमम सब्सक्राइब होना जरूरी है वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। जनरली जो सब्सक्रिप्शन है 3 डेज के लिए ओपन रहता है, मतलब 3 दिन खुलेगा, 3 दिन के बीच में जिसको भी शेयर्स खरीदना है वो अप्लाई करेगा और शेयर्स खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना पैसा देना है, अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है, कॉल्स में कितना पैसा देना है, ये सब डिटेल देना पड़ेगा। पढ़े भी होगे शेयर कैपिटल क्लास 12th में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, ये सब में कितना कितना पैसा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, particulars of shares and debentures issued as fully or partly paid, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सा शेयर हम इशू किए हैं फुल्ली एंड पार्टली पेड का, और कौन से शेयर्स इशू किए हैं फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब जानते हो, जो मतलब कोई एसेट्स खरीदे, कोई बिजनेस खरीदे, उसके बदले शेयर दिए,
शेयर्स पार में है कि प्रीमियम में है, ये सब डिटेल देना जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अंडरराइटर्स अगर कोई है तो उसका डिटेल। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि वो मिनिमम शेयर्स हमारा सेल करवाएंगे। ठीक है, लास्ट particulars about the vendors from whom any property has been purchased or is acquired by the company। तो कहाँ कहाँ से हम बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीदे हैं, कौन कौन सा एसेट्स खरीदे हैं, कितना कितना में खरीदे हैं, ये सब डिटेल भी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। क्लियर है? और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं ऐसे तो, बट हम कुछ बेसिक डिटेल्स ध्यान रख सकते हैं, हमारे एग्जाम पर्पस के लिए वो सफिशिएंट होगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े? सबसे पहला पढ़े व्हाट इज सब्सक्रिप्शन स्टेज, फिर हम पढ़े व्हाट इज प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। और अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत लिख दिया जाए, कोई मिसस्टेटमेंट हो जाए प्रोस्पेक्टस में, तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।